हेलो ऑल स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम फिर क्लास 9 के विज्ञान सब्जेक्ट जिसमें अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण इस टॉपिक के अगले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है समूहीकरण एवं वर्गीकरण। सबसे पहली बात इसमें समूहीकरण आया, तो समूहीकरण क्या है ना, वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझ की दृष्टि से देखना है अपने आम परिवेश में, ठीक है। तो सबसे पहली बात समूहीकरण क्या है, किसी वस्तु को एक गुण के समानता को देखकर, किसी भी वस्तु में एक गुण की समानता को देखकर समूह बनाना है, क्या कहलाता है, समूहीकरण कहलाता है। याद रखेंगे, अगर हम जरूरी नहीं है कि उसमें 5-6 गुण या फिर 3-4 गुण जो समान रहेंगे तभी हम उसको एक समूह का नाम देंगे। अगर उसमें एक गुण भी समानता को प्रदर्शित करता है, वस्तुएं बहुत सारी लेकिन गुण एक गुण को समानता को प्रदर्शित करता है, तो क्या कहलाता है, आपका समूहीकरण कहलाता है। याद रखेंगे ना, अगर एक गुण को भी प्रदर्शित करता है तो क्या कहलाता है, उसका समूहीकरण कहलाता है। तो आगे देखते हैं, हम रोजाना कई तरह की वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं, इनमें से इन्हें विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अलग अलग समूह भी बनाते हैं, जैसे कि रसोई घर का सामान, खेल से जुड़ा सामान आदि। यहाँ कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है, इन सभी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करें। जैसे कि आप जानते हैं, रसोई घर का सामान किचन में एक अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित होता है, ये सोचकर कि वो सबका जो वर्क है वो अलग अलग है, वस्तुएं जो बनी हुई वो सबका अलग अलग है, लेकिन उसका मेन समानता क्या है, वो सभी जो है किचन का सामान है, रसोई घर का सामान है, खेल का सामान है ना, इसमें वस्तुएं अलग अलग होती है, बनी चीजें भी अलग अलग होती है, लेकिन उसका मेन काम क्या है कि वो खेलने का सामान है। इस तरह से एक गुण के आधार पर उनको क्या कर दिया, समूह में बांट दिया गया है, फिर समूह में रखा गया है। यहाँ कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है, इन सभी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले लकड़ी की वस्तुएं में आपका आ जाएगा, जैसे कि पुस्तक आ जाएगा, ठीक है, लकड़ी का गुटका आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, लकड़ी का स्केल आ जाएगा, ठीक है। अब आयताकार वस्तुएं में, और इसमें बल्ला भी आ जाएगा, और आयताकार वस्तुएं में जैसे आपका आता है प्लास्टिक का स्केल आ जाएगा, पुस्तक भी आ जाएगा, ठीक है, समतल दर्पण आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, लकड़ी का स्केल आ जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी समतल दर्पण अगर नहीं भी आया तो कभी इतनी सारी चीजें आई ना, तो ये सब चीजें जो देखिए बना अलग अलग चीजों से है, सबका जो वर्क है वो भी अलग अलग है, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इनमें एक गुण समान है, कौन सा, कि ये सभी की सभी वस्तुएं जो है आयताकार है, ठीक है। याद रखेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लेंगे प्लीज दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा एक समूह की सभी वस्तुओं में कोई एक गुण समान होता है। आपने देखा कि एक समूह की सभी वस्तुओं में कोई ना कोई एक गुण समान होता है, तभी उन्हें एक समूह में रखा गया है, ठीक है। इसी समान गुण को हम उस समूह का क्या कहते हैं, गुणधर्म कहते हैं। यही जो है मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए, इन सभी वस्तुओं का एक गुण समान होने की वजह से हम उनका जो है क्या बोलते हैं, उसको गुणधर्म कहते हैं। मतलब एक प्रकार से बोलना जैसे कि विशिष्ट लक्षण या फिर विशिष्ट गुण, है ना। रबड़ की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का उपयोग हम खेलने में करते हैं, अतः खेलने में उपयोग गुणधर्म के आधार पर इन्हें समूह में रखा गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया है ना, सभी का जो चीजें बनी है वो अलग अलग चीजों से, सबका जो वर्क है वो अलग अलग है, लेकिन इसमें मेन समानता क्या है कि ये जो है खेलने का सामान है, इसलिए इन्हें एक समूह में रखा गया है। उपर्युक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमने कई आधार चुने। ये वस्तु आकार, वस्तु की चीज से बनी होती है, वस्तु किस चीज से बनी होती है, वो उसका उपयोग आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य आधारों पर भी वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण के समानता के आधार पर बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है, समूहीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से कौन सी चीजों से बनी हुई है वस्तु, जो उनका काम क्या है, इन सब गुणों को देख कर अगर उसमें एक भी समानता सभी वस्तुओं में पाया जाता है तो उसको समूहीकरण के आधार पर हम एक समूह में रख सकते हैं और उसे एक समूह का नाम दे सकते हैं। तो आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है, लकड़ी की बनी वस्तुएं क्या है, लकड़ी की बनी वस्तुएं, लकड़ी का गुटका, बल्ला, है ना, पेंसिल, लकड़ी का स्केल, पुस्तक, वस्तु जो कि लकड़ी से नहीं बनी है, ठीक है, परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, सुई, रबड़ की गेंद, रस्सी, प्लास्टिक का स्केल, पेन। कांच से बनी वस्तुएं, परख नली, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, और वस्तुएं जो कि कांच से नहीं बनी है, ठीक है, सुई, पेन, प्लास्टिक का स्केल, रबड़ की गेंद, रस्सी। इस दूसरे तरीके में एक विशेष प्रकार का समूहीकरण किया गया है। इसमें प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए हैं जिनका आधार गुण विशेष उपस्थिति व अनुपस्थिति इस प्रकार से किए गए हैं कि समूहीकरण को वर्गीकरण कहते हैं, और इसी समूहीकरण को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब हमने अभी तक समूहीकरण के मतलब एक गुण को समानता को आधार देकर हम उसको क्या कर देते, समूह में रख देते थे, अभी तक समूहीकरण देखा। अब हम देखेंगे वर्गीकरण में उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति इन दोनों को प्रेजेंट करेंगे, तब वो जो है किसमें दर्शाया जाएगा, उसको
तब उसको जो है वर्गीकरण में मतलब प्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो है आप एक बार रीड करोगे तो अपने आम परिवेश की ही बात है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेते हो तो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें हम वस्तुओं को वर्गों में बांटते हैं, है ना, सिंपल सी बात है, वर्गीकरण नाम से स्पष्ट है ना, वर्गों में ही बांटा गया होगा ऐसे करके। एक वर्ग के सभी वस्तुओं में उस अधिक से अधिक समानताएं होती हैं और अधिक से अधिक क्या होती है, समानताएं होती है और इन्हें अन्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, एक वस्तुओं में अगर अधिक, क्या बोला गया है, एक वर्ग के सभी वस्तुओं में अधिक से अधिक समानताएं होती हैं और इन्हें अन्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता। अगर बहुत सारे गुण जो है अगर समानता को प्रदर्शित करते हैं, उनके वर्ग जो है स्पीसीज क्लास के हिसाब से जो है सभी गुण एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें एक वर्ग में रखा जाएगा। लेकिन बहुत सारे अधिक से अधिक समानताएं होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा समानता प्रदर्शित कर रहे हैं और एक डिफरेंट बीच में आ रहा है, तो उन्हें वर्ग में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समूहीकरण व वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं। समूहीकरण और वर्गीकरण का उपयोग हम सभी विषयों में करते हैं, जैसे कि पदार्थों का, है ना, जैसे कि प्रैक्टिकल में बहुत सारे सामान होते हैं, है ना, लेकिन उसको नाम दे दिया गया है कि ये प्रैक्टिकल का सामान है ना, ये लैब वर्क का जो भी यूज है, ऐसे करके। विलीनों का, मिट्टी का, बलों का, जीवों का वर्गीकरण, है ना, इन सभी के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जीवों की विविधताओं और समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण समय के साथ किस तरह किया जाता है। तो देखिए आपका यह वर्गीकरण जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, फॉर्मर अटेम्प्ट्स ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन। ऐतिहासिक दस्तावेज से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीवों को जो है क्या किया, उनके आवास स्थान मतलब उनके रहन सहन के आधार पर प्रेजेंट किया कि ये इस समूह में रहेगा और ये इस समूह में रहेगा, ये जल में रहेगा, ये थल में रहेगा, तो इसका वर्ग ये होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी दिया भी गया है। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। ठीक है, तो जलीय और स्थलीय के साथ साथ एक और आता है, जलीय मतलब जल में रहने वाले सभी प्राणी आ जाते हैं इसके अंतर्गत, और स्थलीय मतलब पृथ्वी के ऊपर रहने वाले, मतलब भूमि में विचरण करने वाले सभी प्राणी आ जाते हैं। और एक होता है उभयचर। है, उभयचर कहने का मतलब ऐसे प्राणी जो कि जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका राना टिग्रिना। राना टिग्रिना जान रहे हो ना, मेंढक जी, है ना, मेढक का बॉटनिकल नेम होता है राना टिग्रिना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए होंगे, परंतु हमारे पास कुछ प्रयासों के बारे में ही जानकारी उपलब्ध है। अरस्तु ने और भी प्रयास किए होंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही मिला है कि इन्होंने इस तरह से जलीय और स्थलीय इन दोनों वर्गों को बांटा, बस। फिर आगे इसके खोज को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन रे। सन 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। ठीक है, याद रखेंगे, ये पौधों का वर्गीकरण किया जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। सबसे मेन पॉइंट, सबसे विशिष्ट लक्षण ये बताया कि उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर उसको एक समूह में रखा जाएगा। अगर उनके बाह्य लक्षण जो है एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें एक समूह में रखा जाएगा, इस तरह से। जॉन रे के बाद कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया में तमाम पौधे को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे कि फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर सरल वर्गीकरण किया। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो है आपका गुड़हल का मैंने कल भी किया था, ये देखिए, है ना, ये जैसे कि ये वाला भाग आपका जयांकल है, इसके जस्ट अंदर अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय है, उसको हम दो भाग में बांट भी सकते हैं, वैसे दो भाग में इसका नहीं बटा होता है। ये अंडाशय है, यहाँ पे जयांग वाला भाग है, ये पूरा पुमंग है आपका, और ये जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे पुंकेसर है, और ये आपका क्या है, स्त्री केसर है। यहाँ पे ये जो है पुमंग जो है नर का काम कर रहा है, और ये जो स्त्री केसर है वो एक मादा का काम कर रहा है। इस तरह से एक फूल में दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के क्या कर लेते हैं, एक फल का निर्माण कर लेते हैं। इसी के बारे में कैरोलस लिनियस ने बताया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं उसके बारे में। संख्या के आधार पर सरल वर्गीकरण दिया है, इसे लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। हमें नर और मादा को अलग से फ्यूजन करवाने की जरूरत नहीं है। एक ही फूल में जो है पुमंग और पुंकेसर और स्त्री केसर, सॉरी पुमंग नहीं, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ मिलकर के अपना जीवन यापन क्या कर लेते हैं, सहजीविता को एक प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसी को उन्होंने क्या कहा, लैंगिक वर्गीकरण कहा। इसका विवरण उनकी 1735 में प्रकाशित पुस्तक सिस्टमा नेचुरम है। इस फूल का जो विवरण है उसकी प्रकाशित पुस्तक सिस्टमा नेचुरम, जो कि उन्होंने 1735 में प्रकाशित किया था, उसमें हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लिनियस, और हाँ एक बात और,
अच्छा ठीक है, आगे बताती हूँ। लिनियस ने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतुओं व वनस्पतियों के हजारों नमूनों को एकत्रित कर तुलनात्मक अध्ययन किया तथा एक ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिसमें जंतुओं व वनस्पतियों के प्रत्येक जाति को पृथक पृथक वर्गीकृत किया जा सकता था। जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था उनका समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर रहा है। इस पद्धति में संपूर्ण जीव जगत को दो जगत में बांटा गया। मैंने स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि हमारा जो पादप जगत है, पारिस्थितिक तंत्र है उसे एक केरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सिर्फ दो जगत में बांटा है, लेकिन वेटकर नामक वैज्ञानिक ने उसको 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया। किस तरह से वर्गीकृत किया है आगे हम देखेंगे। पहले हम पादप जगत और जंतु जगत की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 जगत में बांटा गया, पहला आपका पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। पादप जगत को याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, प्लांटी बोलते हैं, और जंतु जगत को एनिमेलिया बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। केरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले केरोलस लिनियस ने एक पदानुक्रम नाम का शब्द प्रयोग किया और इसी के आधार पर अपने द्विजगत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। एक बात और याद रखेंगे, केरोलस लिनियस ने भी अपना नाम बदल लिया था। किसकी वजह से? द्विनामकरण पद्धति की वजह से। केरोलस लिनियस का वास्तविक नाम, पहले का जो नाम है, रियल नाम है, वो क्या है? कार्नवाल लिने। लेकिन द्विजगत वर्गीकरण द्विनामकरण पद्धति को प्रसिद्धि दिलाने के लिए, प्रोग्रेस दिलाने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल करके क्या कर लिया? केरोलस लिनियस रख लिया, ठीक है। तो आगे देखेंगे, और मतलब जंतु जगत और पादप जगत दोनों को मिला करके रख लिया। तो आगे देखते हैं मनुष्य का पदानुक्रम, लीनियन हायरार्ची फॉर मैन, ठीक है। जगत, किंगडम, एनिमेलिया, बहुकोशिकीय, मैंने भी बोली ना, जंतु जगत एनिमेलिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसके अंदर है ये बहुकोशिकीय। भाई हमारा ये पूरे मानव शरीर से रिलेटेड है। अपने आप को देखो और इसे रीड करो, अपने आप पूरे शरीर में आ जाएगा कि हम में क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, अंतर्ग्रहण, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ क्या होता है? आवरण पाया जाता है, जिसके हमारे मानव शरीर के या तो फिर जंतु जगत में जितने भी जंतु आते हैं उसकी कोशिका के चारों ओर क्या पाया जाता है? एक केंद्रक का मतलब न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस का जो है आवरण पाया जाता है, ठीक है। अंतर्ग्रहण पोषण होता है ना। और उसके अंदर संघ फाइलम में आता है आपका कॉर्डेटा है, कशेरुकदंड पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी जी, जो सीधी कड़ी होती है ना, जिसमें हम टिके होते हैं, रीढ़ की हड्डी। जोड़ीदार उपांग मतलब भाई 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख है कि नहीं है जी, 2 कान, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर वर्ग क्लास मैमिलियस, शरीर में रोए से ढका होता है और बाह्य कण उपस्थित, मतलब हमारा जो कान है वो बाहरी और में उपस्थित होता है ना, और रोए से ढके हुए होते हैं। मस्तिष्क जो सुविकसित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और अगला है गण, ठीक है। अगला क्या है आपका? गण, ऑर्डर। प्राइमेट्स, अंगूठे की स्थिति विपरीत, मतलब एक दूसरे की विपरीत होती है, ठीक है। उसके अंदर है अग्रपाद, पश्चपाद में 5-5 उंगलियां, सिंपल से क्वेश्चन है। ये भी कुछ कुल है। उसके अंदर फैमिली मतलब होमोनिडी है, मतलब द्विपाद चलन, मतलब दोनों पैर से चलने की जो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। जंतु जगत में बहुत सारे क्या प्राय जीव जो है द्विपाद चलन होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं द्विपाद चलन होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि नहीं होते हैं। बस यहाँ पे होमोसिपियंस की बात चल रही है, आई मीन मनुष्य की बात चल रही है, ठीक है। तो हम ज्यादा अच्छा होगा कि इसी को ध्यान दें, ठीक है। आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जीनस है वंश, होमो सुविकसित मनुष्य मस्तिष्क का पाया जाता है। जाति स्पीसीज सेपियंस, ठीक है। द्विजगत वर्गीकरण और इसी के आधार पर, इसी द्विनामकरण पद्धति के आधार पर हमारे मतलब मानव जाति का जो वैज्ञानिक नाम है क्या रखा गया है? होमोसेपियंस। जिस तरह से उन्होंने अपना नाम कार्नवाल लिने था उनका नाम, ठीक है, तो उन्होंने क्या रख लिया? कोरोलस लिनियस, है ना, पदानुक्रम के आधार पर। और इसी तरह से हम मतलब मानव जगत में हम मानव जाति का जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या रख लिया? होमोसेपियंस, याद रखेंगे, ठीक है। होमोसेपियंस मतलब उसके जीनस और स्पीसीज के हिसाब से, ये देखिए, ठीक है। द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी, जैसे कि इस वर्गीकरण की में लिनियस ने सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में सीमाबद्ध किया, परंतु कई ऐसे जीव पाए गए जो कि पादप जगत और जंतु जगत दोनों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो द्विनामकरण पद्धति के अंतर्गत केरोलस लिनियस की सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि उन्होंने हमारे प्रकृति को सिर्फ 2 जगत में बांटा। पहला है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत, लेकिन उसी को वेटकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण में बांट दिया, है ना। तो और इसकी में सबसे बड़ी कमी क्या आ गई कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि पादप जगत, जंतु जगत दोनों के लक्षण को प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि यहाँ पे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा युगलिना है। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे
केरोलस लीनियस की केरोलस लीनियस का द्विनामकरण पद्धति के पीछे सबसे बड़ा प्रोग्रेस था, ये था मतलब उनका जो मेन पॉइंट था कि किसी भी कीमत पर, है ना, किसी भी हालात में कि भाई वो अपने खोज को आगे बढ़ाना चाहते थे। उसकी खोज की सबसे बड़ी वजह थी द्विजगत वर्गीकरण को प्रस्तुत करना। द्विजगत वर्गीकरण को प्रस्तुत करना था पहला, और दूसरा था जीव के लिए द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत करना। ठीक है, ये जो है उनकी मेन योगदान था कि अपने प्रसिद्धि, अपने द्विनामकरण पद्धति को किस तरह से प्रोग्रेस देना है उसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीव मतलब यूग्लेना एक ऐसा उदाहरण है जीव का जो कि जंतु जगत और पादप जगत दोनों को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यूग्लेना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पौधे दोनों लक्षण मिलते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या बोला गया है, यह एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब ये जंतु जगत और सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए, ये पादप जगत के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है, यहाँ पे भी ये पादप जगत को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें क्या होता है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक बात याद रखेंगे, ये देखिए, यह एक कोशिकीय जीव है, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है यहाँ पे पादप जगत को प्रेजेंट कर रहा है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक। ठीक है, ये भी पादप जगत को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये जो है किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके जंतु जगत को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कोशिका भित्ति ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पादप कोशिका में, पादप जगत में, या फिर जो पादप के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं उसमें कोशिका भित्ति का अभाव नहीं होता है, बल्कि कोशिका भित्ति क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति सेल वॉल का अभाव है। मतलब सिंपल सी बात है, ये दो चीजें पादप को प्रेजेंट कर रहा है, तो दो चीजें एनिमेलिया मतलब जंतु जगत को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अभाव है, याद रखेंगे, सेल वॉल का अभाव है। लेकिन हम जानते हैं कि पादप जगत में सेल वॉल का अभाव नहीं होता है, बल्कि वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखें, जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल यहाँ पे बाहरी आवरण में एक पाया जाता है सेल वॉल करके, लेकिन इसमें नहीं है, अभाव है। मतलब ये दोनों को प्रेजेंट कर रहा है। यह स्वपोषण या विषम पोषण, देखिए ये जो लक्षण ऐसे है कि दोनों को प्रेजेंट कर रहा है। स्वपोषण, ये स्वयं पोषण भी करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जंतु जगत मतलब एलिमिया के जितने भी प्राणी है वो खुद का मतलब जो भोजन है वो अपने खुद के वातावरण से पाते हैं, मतलब अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन विषम पोषण ये जो है अपना भोजन जो है दूसरे जंतु से भी प्राप्त करते हैं। तो आगे देखिए, लीनियस, और ये देखिए एक चीज को और प्रदर्शित कर रहा है, ये उपांग है ना, एक प्रकार से उपांग का काम कर रहे हैं। फ्लैजिला भी बोलते हैं इसी को, उपांग नहीं जी, फ्लैजिला बोलते हैं, है ना। ये जंतु जगत को पादप जगत को प्रेजेंट करता है, नहीं सॉरी जंतु जगत को प्रेजेंट करता है। लीनियस की जानकारी के दायरे में कोशिकाओं एवं उनकी आंतरिक संरचनाओं के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोशिकाओं आए हैं, तो सबसे पहली बात वो को काट कर ये देखते हैं तो कोशिका, है ना, थोड़ा नया वर्ड है, अभी तक तुम नहीं देखा था, है ना, अगले अध्याय में पढ़े हैं, बात सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्ड है, तुमको बताना जरूरी है। कोशिका क्या है ना। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक हमारे शरीर की संरचना बनाता है। हम छोटे रहते तो वो हमारे हाथ पैर पतले पतले होते हैं, लेकिन वही कोशिका का जैसे जैसे निर्माण होते जाते हैं हम अपने प्रोग्रेसिव, अपने ग्रोथ की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। समय के साथ सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के आविष्कार होते रहे, जिससे जीवों में विविधता का और गहन अध्ययन संभव हुआ। अतः लीनियस जीवों की कोशिकाओं की आंतरिक संरचना को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, फिर आगे देखिए, जैसे जैसे कोशिका की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी बढ़ती गई एवं नए जीवों का पता चलता गया, वैसे वैसे वर्गीकरण में नए आधार मिलते गए। देखिए जैसे जैसे वर्गीकरण की जो मतलब बोलना चाहिए विकास है वो आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे नए आधार मिलते गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ दो जगत में बांट दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें कई चीजों को लागू करने के लिए मतलब बोलना चाहिए एक प्रकार से एक कमी नजर आ गई कि हर एक चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाए सिर्फ दो जगत की वजह से। ठीक है, इसके साथ ही वर्गीकरण के नए तरीके भी खोजे गए। ऐसा ही एक वर्गीकरण 1969 में R.H. वेटकर नामक वैज्ञानिक ने
5 जगत वर्गीकरण को क्या क्या है प्रेजेंट किया। देखिए आगे दिखाया भी गया है, आप देख ही सकते हैं, है ना। विहेटकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। मैंने बताया ना विहेटकर नामक वैज्ञानिक, ये जो 2 जगत में की है ना, कुछ कमियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन विहेटकर ने उसको 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया और इसको जो है पीछे छोड़ दिया और खुद आगे निकल गया। ठीक है, विहेटकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण के मुख्य आधार थे, पहला है केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आपको मैं बता दूं, मैं बोली थी कि मैं आगे बताऊंगी प्रोकैरियोटिक की, अब यूकैरियोटिक क्या है। सबसे पहले यूकैरियोटिक क्या है, ऐसे जीव जिनकी कोशिका, नोट डाउन कर लेंगे प्लीज स्टूडेंट, ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। याद रखेंगे, ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है यूकैरियोटिक कहलाता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद प्रोकैरियोटिक क्या है, ऐसे जीव जिनकी कोशिका में आनुवांशिक पदार्थों मतलब केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली का अभाव होता है। तो देखिए ऐसे जीव जिसमें इस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर अगर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है वो क्या कहलाता है आपका यूकैरियोटिक। और एक प्रोकैरियोटिक क्या है, ऐसी कोशिका या फिर ऐसे जीव जिनकी कोशिका में अनुवांशिक अभाव होता है, मतलब केंद्रक के चारों ओर जो है चारों तरफ झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहलाता है आपका प्रोकैरियोटिक। सिर्फ एक ही अंतर, उसमें झिल्ली का अभाव होता है, इसमें झिल्ली का अभाव नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसका नाम है संगठन का स्तर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में मैं स्टार्टिंग में बताया था। प्राय पादप जगत के जितने भी जीव है वो क्या कहलाते हैं, मतलब जंतु जगत के भी कई जीव हैं जो कि एक कोशिकीय में आते हैं। एक कोशिकीय में जैसे आपका केचुआ है जंतु जगत के अंतर्गत आता है ना, बहुकोशिकीय में जैसे कि हमारा मानव शरीर आ जाता है। ठीक है, पोषण प्राप्त करने की विधि स्वपोषी एवं विषमपोषी है ना, 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत पोषण प्राप्त करने की विधि में वो किसको लिया है, स्वपोषी एवं पशुपोषी। देखिए क्या 5 जगत वर्गीकरण में बांट दिया है, 5 जगत। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। एक में केंद्रक का भाव होता है, एक में केंद्रक का भाव होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें केंद्रक जो है पाया जाता है। और दूसरा है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, 3 हो गया। चौथा है स्वपोषी और परपोषी। हो गया 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो इस वर्ग के आधार पर बांटा है। आगे अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।